और चलिए खबरों में बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक होगी आज और थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होगी। बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। आगामी सत्र में कई विधेयक लाने की तैयारी है और सदन में पेश होने वाले विधेयकों को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और मंत्रिपरिषद की बैठक में बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से है। आपको बता दें कि आज भजनलाल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और थोड़ी ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। शशि इस खबर पर जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शशि, कैबिनेट की ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है और किन किन विधेयकों की चर्चा हो सकती है? खासी बजट को लेकर क्या चर्चा संभव है? देखिए, विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है 28 जनवरी से और उस सत्र के पहले दिन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का अभिभाषण होगा, सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। और अभिभाषण के लिए एक कमेटी बन चुकी है संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में। उसने लगभग अभिभाषण को अंतिम रूप दे दिया। उस अभिभाषण के ऊपर मोहर लगनी है कैबिनेट की। इसके साथ में 26 जनवरी को राज्यपाल का संबोधन होता है, राज्यपाल का संदेश होता है प्रदेश की जनता के नाम। उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो जुड़नी है उनके ऊपर कैबिनेट में अलग अलग विभागों के मंत्रियों से चर्चा होगी। साथ में कुछ विधेयक सरकार लाना चाहती है आगामी बजट सत्र में, उन विधेयकों पर भी कैबिनेट की मोहर लगनी है। एक लंबे समय से मांग चल रही है डिस्टर्बेंस एरिया प्रोटेक्शन एक्ट की, उसके ऊपर बताया जा रहा है कि चर्चा हो सकती है। साथ में कुछ जगह राइजिंग राजस्थान के तहत जो निवेशक आने वाले हैं उनको जमीन आवंटन के कुछ प्रस्ताव हैं, उनको मंजूरी मिल सकती है। और थोड़ी देर में ये बैठक सीएमओ में शुरू होने वाली है। इसके बाद में तकरीबन 1:15 से 1:30 बजे के तकरीबन संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल मीडिया से मुखातिब होकर बताएंगे कि किन किन विषयों पर कैबिनेट ने मंजूरी दी। जी ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आगे बड़ी खबर कोटा से, जहां हिजाब के साथ परीक्षा पर बवाल हुआ है। हिजाब पहनने पर अभ्यर्थी को रोका गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इम्तिहान नहीं, इज्जत का सवाल है, अभ्यर्थी ने कहा। कई परीक्षा हिजाब में दे चुकी है अभ्यर्थी और प्रवेश पत्र में भी हिजाब में ही फोटो लगी थी। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कोटा से ये बड़ी जानकारी। हिजाब पर विवाद खड़ा हो चुका है। हिजाब के साथ परीक्षा पर बवाल हुआ है। हिजाब पहनने पर अभ्यर्थी को रोका गया और इसको लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभ्यर्थी ने कहा कि इम्तिहान नहीं, इज्जत का सवाल है। कई परीक्षा हिजाब में दे चुकी है पहले ये अभ्यर्थी और उसका ये कहना है कि प्रवेश पत्र पर भी हिजाब में उसकी फोटो लगी हुई है। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लेवल 2 18 जनवरी 2026 को रीट मेंस लेवल 2 सोशल स्टडीज़ का मेरा पेपर था, जिसका सेंटर तिलक सीनियर सेकेंडरी स्कूल महावीर नगर कोटा आया था। मैं वहां 1 बजे पहुंच गई थी। मेरा ड्रेस कोड भी नियमों के अनुसार ही सलवार सूट और चुन्नी था। चुन्नी को मैंने हिजाब की तरह सिर पर लिया हुआ था, उसमें मेरा चेहरा खुला हुआ था। वहाँ के पुलिस कर्मियों में महिला कांस्टेबल द्वारा मुझे चेक किया गया। सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब प्रवेश की बारी आई तो छात्रा के आरोप पर परीक्षा केंद्र प्रशासन की ओर से भी जवाब आया है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया है। 18 जनवरी 2026 को रीट मेंस लेवल 2 सोशल स्टडीज़ का मेरा पेपर था, जिसका सेंटर तिलक सीनियर सेकेंडरी स्कूल महावीर नगर कोटा आया था। मैं वहां 1 बजे पहुंच गई थी। मेरा ड्रेस कोड भी नियमों के अनुसार ही सलवार सूट और चुन्नी था। चुन्नी को मैंने हिजाब की तरह सिर पर लिया हुआ था, उसमें मेरा चेहरा खुला हुआ था। वहाँ के पुलिस कर्मियों में महिला कांस्टेबल द्वारा मुझे चेक किया गया। सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब प्रवेश की बारी आई तो सेंटर सुप्रिटेंडेंट ने मुझे नियमों का हवाला देते हुए प्रवेश से वंचित कर दिया, जबकि मैंने रीट प्री एग्ज़ाम भी हिजाब में ही दिया था। कोटा के तिलक स्कूल पे मुझे शाम को जानकारी मिली कि एक बच्ची जो थी एग्जाम देने आई थी और उसको हिजाब पहनने के कारण प्रवेश नहीं दिया गया। सेंटर सुप्रिटेंडेंट से जानकारी ली तो उसने बताया कि उसने हिजाब पहन रखा था और कर्मचारी चयन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार स्कार्फ वगैरह जिससे आप आपके कान और सिर कवर होते हैं वो अलाउ नहीं है। उसको समझाइश की गई कि आप हटा के, लेकिन वो तैयार नहीं और बिना एग्जाम दिए चले। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करा था। सोशल मीडिया की वीडियो की मुझे जानकारी।
गाइडलाइन के अनुरूप ही काम किया हाँ, गाइडलाइन के अनुसार तो समझाइश की गई कि आप हटा लें, कान वगैरह अपने ओपन रखें, इसमें तो वो तैयार नहीं, बिना एग्जाम दिए चलिए। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको इस पूरे मामले को समझाते हैं। दरअसल इस मामले ने तूल इसलिए पकड़ लिया है क्योंकि छात्रा ने जो वीडियो बनाई थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अलीशा ने क्या कुछ कहा है वो देखिए। उन्होंने कहा कि कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। जब उसकी चेकिंग हुई तो हिजाब पहनकर जाने की अनुमति उसे नहीं दी गई। परीक्षा केंद्र के बाहर ही उसे रोक दिया गया और सिर खोलना मेरे लिए अपमानजनक था। इस छात्रा ने ये कहा है, ये सिर्फ परीक्षा नहीं, मेरे आत्मसम्मान का सवाल है। छात्रा की ओर से कहा गया कि स्वाभिमान के आगे परीक्षा बहुत छोटी चीज है। महिला सुरक्षा कर्मियों ने पहले इस छात्रा की तलाशी ली और जैसा कि अलीशा ने बताया कि हिजाब खोलकर भी उसकी जांच पड़ताल की गई। यहां पर कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला, लेकिन बावजूद इसके बच्ची को इजाजत नहीं दी गई। और देखिए रीट परीक्षा में ड्रेस कोड को लेकर क्या कुछ रूल्स है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किन चीजों की इजाजत है और किन चीजों की मनाही है। तो जहां पर ये विवाद तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहे हैं, हमारे सहयोगी शाकिर कोटा से इस वक्त इस पर जानकारी देंगे। इसके अलावा हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर दरियाव सिंह चुंडावत हैं, पूर्व वाइस चेयरमैन है हायर एजुकेशन काउंसिल के। बहुत स्वागत है सर आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। इसके अलावा हमारे साथ प्रमोद कुमार शर्मा जी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं स्टेट ओपन स्कूल के। आपका भी बहुत स्वागत है सर। चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बार शाकिर से इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट लेते हैं और ये मामला अब किस तरीके से तूल पकड़ रहा है, क्या कुछ इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं, ये जानते हैं शाकिर से। जी शाकिर, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए इस वक्त हम उसी स्कूल के बाहर हैं जिसमें सेंटर आया था। जी बिल्कुल जी, इसी स्कूल में जो है सेंटर आया था उस छात्रा का और यही का पूरा का घटनाक्रम है। जिस तरह से अभी कुछ देर पहले हमने मुलाकात भी की, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे परीक्षा केंद्र में उस वक्त वही संभाल रहे थे। उनका कहना है कि वो कैमरे के सामने कुछ भी कहना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि जो नियम थे उसी के मुताबिक जो है सब चीज़ों को किया गया, क्योंकि स्कार्फ के बारे में जो है मना किया गया था कि स्कार्फ पहने हुए अंदर नहीं लिया जाए। हिजाब शब्द जो है वो छात्रा अब इस्तेमाल कर रही है। हमने उस वक्त जो है कोई भी जो है स्कार्फ जो पहन करके आया था उसको जो है प्रवेश नहीं दिया था। अब क्योंकि वीडियो वायरल हो रहा है तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन जो ड्रेस कोड है या यूं कहें कि जो गाइडलाइन थी उसमें अगर हम बात करें तो उस गाइडलाइन के हिसाब से वो स्कार्फ जो है उसमें अलाउ नहीं है, वो साफ तौर पर लिखा हुआ है। और हिजाब को हम जो है अगर स्कार्फ के तौर पे देखते हैं तो वो स्कार्फ है और हिजाब क्योंकि वो हिजाब कह रही है और वो जाहिर तौर पर मुस्लिम धर्म में उसको हिजाब कहा जाता है। लेकिन परीक्षा केंद्र पर जो गाइडलाइन है उसमें उसकी जो है अनुमति नहीं है। हालांकि जो यहाँ के जो हमने इनसे जब बात की है तो कैमरे पर तो वो कुछ नहीं बोल रहे, पर उनका कहना है कि हमने चेक कर लिया था और चेक करने के बाद उस छात्रा को ये भी कहा था कि कुछ देर, क्योंकि कुछ अन्य जो अभ्यर्थी थे वो भी इस बात का ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि अगर ये ऐसे जाएंगे तो फिर हम भी जो है किसी तरह हम भी कुछ हम पर भी जो है ड्रेस कोड की बात क्यों लागू की जा रही है। तो उन्होंने ये भी कहा अनऑफिशियली कि हमने ये भी कह दिया था कि वो अंदर जाकर के जो है परीक्षा कमरे में पहन ले वापस से, लेकिन वो छात्रा जो है वो नहीं मानी, ऐसा इनका कहना है और वो वापस लौट गई। तो अब इस पूरे मामले में जो है ये चीज निकल कर आ रही है कि इस जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे परीक्षा के उसमें तो जो है स्कार्फ अलाउ नहीं था। यानी जो हिजाब जिसको कह रहे हैं हम, जिस हिजाब जिसको कहा जाता है वो स्कार्फ की शक्ल में होता है क्योंकि उसमें कान ढके हुए होते हैं। और इस तरह के कई सारे मामले भी सामने आए हैं कि ब्लूटूथ से जो है नकल करते हुए पकड़े गए के मामले देखे गए हैं। तो ऐसे में जो है और जब परीक्षार्थी प्रवेश करते हैं जिस वक्त परीक्षा केंद्र में तो जब चेकिंग होती है तो यही कारण है कि जांच पड़ताल होने के बाद भी एंट्री नहीं मिली और ये मामला इसलिए तूल पकड़ा है। एक बार चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। प्रोफेसर दरियाव सिंह, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। सर, सवाल ये है कि परीक्षा केंद्रों पर क्या कोई गाइडलाइन है, किस तरीके से क्या कानूनी आधार है ड्रेस कोड को लेकर? सर, दूसरा सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी इसी में कि क्या केंद्र या राज्य की तरफ से ड्रेस कोड को लेकर कोई स्पष्ट गाइडलाइन है? देखिए, वैसे बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी हम इस ड्रेस कोड इस तरह की बात कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का कोई स्पष्टीकरण जो दिया गया है कि परीक्षा केंद्र पर आप ये चीजें ला सकते हैं
और इस वेशभूषा में आए। आजकल बहुत ही स्पष्ट रूप से इस तरह के आदेश दिए गए जी। और उसी के अनुरूप मुझे लगा है कि ये क्या होगा, पर केवल मात्र हिजाब पहन के आने से उसको रोकना बड़ा दुर्भाग्य है। इन बारों में स्पष्ट है और कैंडिडेट का भी समझ में नहीं आता है। जब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा क्षेत्र में जो भी बातें लानी, क्या सामान है और क्या वेशभूषा पहननी, इवन चप्पल के लिए मनाही है या वो जूते कौन से होने, इस तरह के भी स्पष्ट रूप से आदेश निर्देश दिए गए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि छात्र छात्राओं को इन सब चीजों को जिस तरह से परीक्षा केंद्र में आने की अनुमति दी गई, उस अनुमति के आधार पर आना चाहिए। और यदि किसी तरह से मान लीजिएगा छात्र कभी आ भी गया तो भी उसकी अच्छी तरह से एक तरफा लेकर के महिला को लगा करके उसकी जांच पड़ताल करके समय पर रहते हुए विशेष व्यवस्था करके परीक्षा करा देनी चाहिए थी। और तो इसमें कोई मुझे लगता नहीं इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यू है। बाकी देखिए, परीक्षा के लिए स्पष्ट रूप से जो भी एजेंसी एग्जाम करा रही है, परीक्षा जो करा रहा है, वो साफ तौर से आजकल दिशा निर्देश देते हैं। क्योंकि दुर्भाग्य है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो एसआई भर्ती के लिए चाहे और किसी भर्ती के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आती है। तो निश्चित रूप से इस तरह के प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। हालांकि मैं उस बच्ची के लिए नहीं कह रहा हूँ जो हिजाब पहन के आई है, परंतु परीक्षा और परीक्षा केंद्रों पर इस तरह की आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पर जवाब लेते हैं। प्रमोद कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, देखिए, अगर इस तरीके के इक्का दुक्का केसेस आते भी है, क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत से परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा केंद्र पर जाने के बाद अगर इस बात के लिए उन्हें एंट्री ना मिले कि उन्होंने क्या पहनावा पहना है, तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है? और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या कोई ऑप्शनल व्यवस्था होनी चाहिए इन बच्चों के लिए ताकि उन्हें मौका मिल सके? देखिए, परीक्षा के सीधे से नियम बने हुए हैं जी। पहले कलावा पहना नहीं जाता था, जनेऊ भी काटी गई थी, मंगलसूत्र भी नहीं पहनने देते, कपड़े में बड़ा बटन भी नहीं लगाने देते। पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में बेहद धांधली हुई है जी। वो किसी न किसी रूप में ब्लूटूथ के द्वारा हुई है या और किसी उसके डिवाइस के द्वारा हुई है। तो मेरा जब निवेदन ये है कि परीक्षा इतनी कठोरता से, इतनी तरीके से ली जा रही है, उसमें सीधे सीधे सब फुल बाजू की शर्ट अलाउ नहीं है, कोई अलग कपड़े अलाउ नहीं है, सीधे सीधे से साड़ी अलाउ है, चुन्नी अलाउ है, सलवार सूट अलाउ है, कोई गहने अलाउ नहीं है, कोई ऑर्नामेंट्स अलाउ नहीं है। तो फिर हिजाब का इतना जिद करने की क्या आवश्यकता है? और हमारे यहाँ ये भारत है, इसमें तो बेटी बहन माँ यही तो रिश्ते हैं। तो उसको बेटी को जब शिक्षिका बनना है तो उसको हिजाब पहनना आवश्यक है क्या? वो किसी धार्मिक स्कूल में तो जाएगी नहीं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाएगी, तो उसे पढ़ाने में कहाँ दिक्कत है? तो ये जो व्यवस्थाएं हैं इनके बारे में पहली बात तो कोई मुद्दा नहीं बनना चाहिए। और मुद्दा बनता है तो इस बेटी के धर्म के जो लोग हैं उन लोगों को इन जो ये इस तरीके की परंपराएं हैं इनको छोड़ना चाहिए। क्योंकि लैंगिक समानता का समय है, आज तो महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही हैं, आर्मी में जा रही हैं। तो ये मेरी नजर में तो ये हिजाब पहनना, परीक्षा देना, एंट्री करना, फिर विवाद बढ़ाना, ऐसा मेरी नजर में उचित नहीं है। परीक्षा के नियमों के अनुसार ही परीक्षा में जाना चाहिए था। बिल्कुल सर, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए। शाकिर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और चलिए बढ़ते हैं आगे। परीक्षा में ड्रेस कोड को लेकर हमारे संवाददाता ने राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन आलोक राज से खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया गया। लगातार भर्ती परीक्षाओं के समयबद्ध रूप से आयोजन करवाए जा रहे हैं और रिजल्ट को लेकर के भी ये देखा जा रहा है कि एक समय तालिका जो बनाई जाती है तय समय के हिसाब से अब चीजें धीरे धीरे होने लगी हैं। हमारे साथ में कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज मौजूद हैं। सर, ये पहल की है, सबसे पहला सवाल मेरा ये कि बच्चों ने कहा कि पेपर का पैटर्न बदला है, आपने भी पहले डायरेक्शंस दिए थे, किस तरीके से उसको किया गया है और उसके पीछे क्या उद्देश्य रहा? देखिए, जब ये पटवारी परीक्षा हुई थी कुछ समय पहले, तो उस समय पे कैंडिडेट्स ने बोला था कि साहब ये जो पटवारी पेपर है काफ़ी आसान था, गधे घोड़े बराबर कर दिए, और इस माफिक जो परीक्षाओं का जो पेपर का स्तर है वो थोड़ा सा कम है और बेहतर होना चाहिए। तो उस बात का संज्ञान लिया था हमने। हालांकि हमारा जो पेपर बनता है वो एज पर सिलेबस बनता है और हमारा प्रयास होता है उसमें 33% क्वेश्चन डिफ़िकल्ट, 33% मीडियम, 33% ईजी हो। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि बच्चों ने बोला था तो उसका फिर हमने फीडबैक लिया और उसके आधार पर प्रयास किया कि हमारे जो पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हो। और खासकर जो रीट लेवल 1 लेवल 2 परीक्षा हुई थी जिसकी जो टीचर्स के लिए थी, जो कि कल समाप्त हुई है, उसमें मैं पेपर पैटर्न काफ़ी चेंज किया।
हमने प्रयास किया है कि बच्चे बजाय रटने के आंसरों को थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो जो क्वेश्चंस का जो स्तर था वो थोड़ा चेंज किया। हालांकि पूरा के पूरा पेपर सिलेबस से ही है, लेकिन पूछने का तरीका बदल गया और उसमें थोड़ा लॉजिक का एप्लीकेशन, थोड़ा माइंड एप्लीकेशन बढ़ गया और मुझे उम्मीद है कि सभी कैंडिडेट्स को पसंद आया। कुछ कैंडिडेट जो कि तैयारी नहीं कर पाए तो उनको लगा कि ये टफ था, अदरवाइज काफ़ी लार्ज नंबर ने बोला कि ये मीडियम लेवल या ईजी पेपर था। सर, लगातार फर्जीवाड़ों को लेकर के भी चीज़ें हो रही हैं, ओएमआर के कई फर्जीवाड़े सामने, उसमें किस तरीके से असिस्ट आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, किस तरीके से उस चीज़ को लेके जाया जा रहा है आगे? देखिए, कुछ एलिगेशन लगे हैं। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा हुई थी, उसमें करीबन 21 लाख बच्चे बैठे थे, तो कुछ लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि उसमें 10,000 ओएमआर शीट भर दी गई और बैकडोर से एंट्री हो गई। तो एलिगेशन का हम बहुत कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आजकल का फ्री ज़माना है, सब कुछ सोशल मीडिया पर कुछ भी बोला जा सकता है। मगर मैं आपके माध्यम से सभी युवाओं को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी परीक्षा बिल्कुल शुचितापूर्ण करवाई गई थी और कोई ओएमआर शीट बैकडोर से नहीं भरी गई हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे कर्मी होते हैं वो बहुत ओवर इंथुजियाज्म के अंदर, ज़्यादा उत्साह के अंदर कई बार वो एक ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। पर मैं आपके माध्यम से उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी उनको डाउट हो इस ड्रेस कोड को पढ़ें और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो वहाँ पर उसी कैंडिडेट से वो एफिडेविट लिखवा लें और परीक्षा में अलाउ करें। वैसे मैं और बताना चाहूँगा कि अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा कोई केस नहीं आया है कि ड्रेस कोड की वजह से उसको परीक्षा में बैठने के लिए मना किया गया हो। जी, तो ये थे आलोक राज, जो कि चेयरमैन हैं और लगातार सक्रिय रहते हैं, लगातार बातों को सुनते हैं। पिछली बार जब हमने इनसे बात की तभी इन्होंने ये बात कही थी कि ड्रेस कोड को लेकर के किसी को भी परीक्षा देने से रोका नहीं जाएगा, उसको लेकर के जो दिशा निर्देश है वो समय समय पर जारी किए जाते हैं और यही बात अभी इन्होंने दोहराई। और इसी को लेकर के लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड की कोशिश है, कवायद जारी है कि भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी रूप से और व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित करवाया जाए। इसको लेकर के लगातार काम किया जा रहा है और इसको लेकर लगातार काम किया जाएगा। कैमरा जसराज भुरंडा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। अब आगे जोधपुर से बड़ी खबर है। ब्लू हेवन स्कूल पर प्रशासन का एक्शन हुआ है। 11 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। धार्मिक आधार पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। सरकारी जमीन पर स्कूल चलाया जा रहा था और ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द हो चुकी है और जेडीए की जमीन पर स्कूल का संचालन हो रहा था और यल दारूल उलूम हसीद संस्था ने अतिक्रमण किया था। जोधपुर से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। ब्लू हेवन स्कूल पर प्रशासन का एक्शन देखा गया है। 11 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। दरअसल धार्मिक आधार पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था और सरकारी जमीन पर स्कूल का संचालन हो रहा था। ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द हो चुकी है। जेडीए की जमीन पर स्कूल का संचालन हो रहा था। यल दारूल उलूम हसीद संस्था ने अतिक्रमण किया था। ग्यारह बीघा जमीन जिसे अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। धार्मिक आधार पर सरकारी जमीन पर यह कब्जा हुआ था और सरकारी जमीन पर स्कूल का संचालन किया जा रहा था। ब्लू हेवन स्कूल पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है और ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द हो चुकी है। जेडीए की जमीन पर स्कूल के संचालन का मामला था जिसको लेकर यह एक्शन प्रशासन ने लिया है और अतिक्रमण यहां से हटाया गया है। इस स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी गई है। इस खबर पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अरुण हर्ष, लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, 11 बीघा जमीन जिस पर अतिक्रमण कर स्कूल का संचालन हो रहा था, इस पूरे मामले पर जो एक्शन हुआ है विस्तार से इसकी जानकारी दीजिएगा। देखिए, अगर बात की जाए, ब्लू हेवन स्कूल है जो गंगाना रोड पर है और तस्वीरें दिखाऊंगा जिस तरह से आप देखिए अधिकारी जो है जो सरकार ने पिछले दिनों जो शिक्षा मंत्री जो है और प्रभारी मंत्री जो थे उन्होंने जिस तरह से जो है यह कार्रवाई की, स्कूल के आदेश निर्देश दिए थे। अब आप जान लेते क्या कार्रवाई हुई थी। अब आप जान लेते क्या कार्रवाई हुई। 12 रूम्स थे, ठीक है, सभी को पोजीशन में लेते हैं और प्रत्येक रूम पे जेडीए का ताला लगाए हुए है और उस पे हमारी जोधपुर विकास प्राधिकरण ये जो आपके डॉक्टर अब्दुल वहीद मदरसे के नाम से ये आपकी संस्था का पूरा 699 फसला है, 10 बीघा पूरा इनकी पोजीशन है, उसका पार्ट है इसको। तो चूंकि वर्तमान में सिर्फ स्कूल की मान्यता अभी रद्द हुई है तो हमने स्कूल को पोजीशन में लिया और जो मौके पर खाली जमीन थी उसका हम पूर्व में पोजीशन लिया जा चुका है और पूरी विधिवत कार्रवाई करने के बाद जेडीए ने पोजीशन में लिया
पूरा प्रार्थी के समय था, पूरी नियमानुसार सुनवाई करने के बाद किया गया है और आज हमने पोजीशन में ले लिया। तो जो माननीय हाईकोर्ट के निर्देश है तो उनकी हमारे द्वारा पालन। थैंक यू मैम। पूरे 11 बीघा ये स्कूल का एरिया आगे क्या कार्रवाई? आगे हम नियमानुसार कार्रवाई करने के बाद कुछ बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर बात मैम पुलिस का जाब्ता लगा और जो है बोतरा साहब आप बताइए मैडम। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। प्रशासन इस तरह की कार्रवाई करने के बाद में बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के आधार पर स्कूल के संचालक है उन्होंने आरोप लगाया और निश्चित तौर पे कह सकते हैं प्रशासन एक तरफा कार्रवाई जो पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं स्कूल प्रशासन, यही कारण है कि अधिकारी कोई बोलने को तैयार नहीं होता है। ये सबसे बड़ी विडम्बना है कि कुछ बड़ी कार्रवाई होती है। 11 बीघा की जमीन थी जिसको ये खाली कराने का आदेश जो है हाईकोर्ट का ये ऑर्डर बता रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है निश्चित रूप से कह सकते हैं आसपास के पूरे एरिया में एक तरह से लेके छावनी बना रखी पुलिस की, पूरी छावनी बनी हुई है चारों तरफ से, पुलिस का गहरा जाब्ता लगाया और अब जो है कह सकते हैं स्कूल को सील कर लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण जानकारी देने के लिए।